Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का सिविक्स का चैप्टर नंबर 13 का फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 8th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का हम 8th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी हम 7 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने पूरी तरह से फंक्शंस, ऑर्गन्स, इन सब की बात की, गवर्नमेंट की। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोसीजर ऑफ लॉ फ्रेमिंग है, जी हाँ, कि लॉ कैसे बनते हैं, इस बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने मनी बिल और एग्जीक्यूटिव को भी देखा था कि मनी बिल, ऑडियो बिल क्या है और एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स भी देखे थे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपको राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें मालूम चलेंगी। प्रेसिडेंट आखिर बनता कैसे है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है। तो स्टूडेंट, चलिए बिना कोई समय गए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडियन यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है। सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी है? प्रेसिडेंट की है। जी हाँ, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है। किसका हेड होता है? यूनियन गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर यूनियन गवर्नमेंट का। बोल लीजिए हेड किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है? इसका इलेक्टेड, ये जो इलेक्शन होता है, इसको इलेक्ट करते हैं, कैसे होता है वो? इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज आप जानते होंगे, नहीं जानते फिर बताते हैं हम आपको, नहीं जानते होंगे तो देखिए। तो देखिए, इस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज से। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज वो बॉडी है जिसमें कौन आते हैं? सारे एमपीज और एमएलएज। जी हाँ, एमपी और एमएलए। तो सारे एमपी और एमएलए मिलकर वोट देते हैं, उसे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। इसी इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्टेड होता है कौन? प्रेसिडेंट। जी हाँ, उसी को चुना जाता है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। कैसा हेड है वो? नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र का हेड है। भले ही गवर्नमेंट का हेड है, लेकिन उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में वो पावर जब आती है तो बहुत ही ज्यादा पावर हो जाती है, हद से ज्यादा पावर हो जाती है। वैसे तो कोई पावर नहीं है, नॉमिनल, लेकिन जब स्पेशल कंडीशंस लागू होते हैं तो उन स्पेशल कंडीशन में इसके पास हद से ज्यादा पावर आ जाती है, जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं वो डिस्कस हम करें डिटेल में। और फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का क्या है? हेड होता है। जी हाँ, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज से। जी हाँ, एक गवर्निंग बॉडी इलेक्टोरल कॉलेज जिसकी मदद से चुनता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स चुनते हैं किसको? इलेक्टेड प्रेसिडेंट को। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो सारे एमपीज और एमएलए, सारे जीते हुए नेता लोग, जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सारे मिलकर चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखने वाली बात होगी प्रेसिडेंट की। चलिए हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की जो कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, प्रेसिडेंट जो होता है उसकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसका टेन्यूर क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन मतलब क्या क्या उसे चाहिए होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि टेन्यूर जो है किसका? प्रेसिडेंट का टेन्यूर होता है 5 ईयर्स का। जी हाँ, ये भी 5 साल के लिए ही बनता है। और इसकी खास क्वालिफिकेशन में से बिल्कुल वही कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात ये कि जो उसकी एज होनी चाहिए, ये खास फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज, याद रखिए कितनी? 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर्स ऑफ एज। और बाकी ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा, ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज कहिए, लोकसभा नहीं कहते हैं, एमपीज। हाँ, तो चलिए यहाँ पर आपको देखने क्या मिलता है, समझने क्या मिलता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका टेन्यूर, यानी कि काम करने की अवधि जो होती है, टाइम पीरियड है ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है, कब तक वो प्रेसिडेंट बना रहता है, तो वो बना रहता है प्रेसिडेंट कब तक? टोटल 5 ईयर्स तक, यानी 5 सालों तक। जी, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स तक होता है, 5 सालों तक। 5 सालों तक कोई व्यक्ति क्या रह सकता है? भारत में राष्ट्रपति बना रह सकता है। एक बार इलेक्शन जीता तो 5 साल तक राष्ट्रपति बन के रहेगा, उसके बाद उसे पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, फिर से इलेक्शन होंगे। अब उस इलेक्शन में से पार्ट लेना तो लेगा, और लेगा तो जीत गया तो फिर बन जाएगा 5 साल के लिए। कोई बॉन्डेज नहीं है कि कभी रहे ना रहे। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे बॉन्डेज है प्रेसिडेंट के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि हम बात कर ले यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस देश में राष्ट्रपति जो है केवल 2 ही बार बन सकता है, यानी 5-5 साल के लिए। जी हाँ, 5 ईयर्स तक वो राष्ट्रपति रहेगा, फिर 5 ईयर्स तक,
यानी 10 ईयर से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट वहाँ बना नहीं रह सकता, यानी 2 ही बार इलेक्शन जीत सकता है कोई भी वहाँ पर यूएसए में। और बात करें हम स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है, हर 2 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, यानी वहाँ टेन्यूर जो होता है टाइम पीरियड 2 ईयर्स का होता है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 साल के लिए होगा, लाइफ टाइम। इस साल 5 साल जीता, फिर अगले बार 5 साल में जीतेगा, फिर अगले बार भी जीत सकता है, जितनी बार जीतता रहेगा तब तक वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ना उम्र का बॉन्डेज है, ना कोई टाइम्स की इतनी बार बनना उतनी बार बनना, ऐसा कोई भी बॉन्डेज नहीं है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी अधिकार देता है कि वो कितने बार चाहे चुनाव में खड़े हो सकता है, कितनी उम्र तक, 100 साल 150 साल, जब तक जिंदा रहेगा वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई बॉन्डेज नहीं है। चलिए, तो फिर आते हैं हम क्वालिफिकेशंस पे, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो भी पर्सन राष्ट्रपति की रेस में है, राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए क्या कर रहा है, उम्मीदवारी कर रहा है, चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो वो पर्सन के लिए खास बात सबसे पहले यही कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उस पर्सन की एज जो होनी चाहिए वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए, यानी ही और शी शुड हैव अटेंड एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी कम से कम 35 साल का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है कि 25 साल की एज। फिर हमने पढ़ा कि राज्यसभा का क्वालिफिकेशन होने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 30 साल, 30 ईयर्स। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना चाहिए, 35 ईयर। जी हाँ, 25 साल लोकसभा, 30 साल राज्यसभा और 35 साल राष्ट्रपति। याद रखिएगा, एज जो सीक्वेंस वाइज है, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति को 35 ईयर्स, इसके बाद ही कोई राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर वो बताया गया है। और तो और स्टूडेंट, जो क्वालिफिकेशन एमपी बनने के लिए चाहिए वो सारी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए भी। यानी एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था कि किसी कोर्ट ने अनफिट ना डिक्लेयर किया हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलते रहना चाहिए। ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी स्टूडेंट। तो ये क्वालिफिकेशन होती है किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ खास बातें हमने डिस्कस की, उनमें से एक कि प्रेसिडेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड है कौन है, प्रेसिडेंट ही है। फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है, और वो पूरे क्या कह सकते हैं हम, पूरी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। जी हाँ, प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन यानी कि प्रथम नागरिक होता है, वो हमारी कंट्री का पूरी तरह से हेड होता है। बिना किसी बिल पर उसके सिग्नेचर के बिल पास नहीं होता, लॉ नहीं बनता है। वो अलग बात है कि उससे सिग्नेचर करना ही पड़ता है लॉ पे, लेकिन जब तक उसका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी बात। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है उसका टेन्यूर यानी कि टाइम पीरियड कब तक का होता है, 5 ईयर्स का। जी हाँ, कोई भी पर्सन कब तक बना जा सकता है राष्ट्रपति, 5 सालों तक। उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जीता तो फिर राष्ट्रपति बनेगा, नहीं जीता तो क्या होगा, हार जाएगा और फिर बनेगा नहीं प्रेसिडेंट। ठीक, तो इतनी सारी बातें देखी। फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट के बनने की कुछ क्वालिफिकेशन है, यानी अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज जो है 35 ईयर्स की चाहिए। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ के हिसाब से बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सबसे मेन, या कितनी एज चाहिए, तो 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद जितनी भी क्वालिफिकेशन एमपीएस की होती है वो सारी क्वालिफिकेशन इसके पास भी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, ऑफिस प्रॉफिट नहीं है ना, चाहे सेंट्रल या स्टेट। दूसरा कि ये लोग जो पर्सन हैं सारे एमपीज वाले हैं, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, यानी किसी भी कोर्ट ने उस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसको कोर्ट ने अनफिट डिक्लेयर ना किया हो किसमें पार्ट लेने से, इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट करने से। तो इतनी बात हमने जानी किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स की, कि कौन कौन सी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास और किन कंडीशंस में होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। जी हाँ, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर होती है उसकी बात हम करेंगे। जो भी प्रेसिडेंट होता है यानी देश का राष्ट्रपति होता है, हम भारत की बात कर रहे हैं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति की कौन सी पावर्स होती है और किस कंडीशन में कौन सी पावर होती है उसकी बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती हैं वो दो कंडीशंस में होती हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस में होती हैं। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मल होगा सब कुछ, और एक ऐसी सिचुएशन जब नॉर्मल नहीं होगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट के पास दो तरह की पावर होती हैं। एक पावर ऐसी होती है जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी पावर्स। क्या कहते हैं उसे, ऑर्डिनरी पावर्स। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। एक होता है ऑर्डिनरी पावर्स, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ध्यान रखिए, एक साधारण शक्तियां और एक होती हैं असाधारण शक्तियां। ऑर्डिनरी पावर्स मतलब नॉर्मल समय जो चलता रहेगा पीस के टाइम पे, तो किस तरह की पावर होंगी राष्ट्रपति के पास।
और एक ऐसा समय चल रहा होगा जब कंट्री में पीस नहीं होगा, यानी कि देश में आपातकाल होगा, इमरजेंसी होगी, तब कौन सी पावर्स होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी पावर्स जो कब रहती हैं, पावर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस, पावर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस। फिर बात करें हम प्रेसिडेंट की, तो पावर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी, पावर ड्यूरिंग हम सीधे लिख देते हैं इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल, है ना। तो इमरजेंसी क्या है सब समझाते हैं हम आपको, पहले ध्यान दीजिए इधर कि प्रेसिडेंट की पावर्स दो कंडीशन में वर्क होती हैं, दो तरह की होती हैं। जब नॉर्मल कंडीशन चलेगी यानी कि ऑर्डिनरी कंडीशन चलेगी तो उस समय जो पावर्स होंगी वो पावर्स ड्यूरिंग पीस होंगी, यानी उस वक्त नॉर्मल पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। किस तरह की होती है हम आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि एक ऐसा कंडीशन भी आता है जब पीस नहीं होता है और साधारण कंडीशन होती है, साधारण सिचुएशन होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस में क्या होता है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी होती है। जी हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में अलग तरह की पावर आती है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब सवाल आता है कि ऑर्डिनरी कंडीशन क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन क्या है। जब चारों तरफ शांति चल रही है, देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कंडीशंस, जिसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं, है ना। पीस का समय होता है, चारों तरफ अच्छा चल रहा है, सब शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। फिर आता है एक ऐसी कंडीशन जब क्या होता है, देश की सुरक्षा खतरे में होती है, देश के एकता को नुकसान पहुंचने वाला कुछ ऐसा खतरे वाला सिचुएशन होता है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी लगती है और पावर मिलती है। तो अब बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी क्या है, तो ध्यान दीजिए इमरजेंसी किसे कहते हैं। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। क्या होता है इमरजेंसी का मतलब, आपातकाल। इमरजेंसी का मतलब क्या है, आपातकाल, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर नॉर्मल रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते। इमरजेंसी में क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जो सिचुएशन है उस वक्त करंट, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने मन मुताबिक कार्य किया जा सकता है। यानी कोई अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसे जेल में डालने की वजह उसे गोली मारी भी जा सकती है। यानी कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है। याद रखिएगा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड। याद रखिएगा, अब ये फंडामेंटल राइट्स गेट सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट से कुछ ध्यान में आ रहा होगा आपको, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स गॉट सस्पेंडेड, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, बोलने की अधिकार है ना, अपने मन से धर्म चुनने का अधिकार, अपने मन से पढ़ाई, अपने मन से पेशा चुनने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारे खत्म किए चले जाएंगे जब क्या होगा, इमरजेंसी लगेगी देश में, है ना। इमरजेंसी लगना किसी भी देश में बहुत बुरा माना जाता है, मीन्स वो एक काले धब्बे की तरह है देश के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर। अगर किसी ने इमरजेंसी लगाई है या इमरजेंसी कंडीशन कभी लगती है तो देश के लिए बहुत बुरी बात है। यानी उससे पता चलता है कि देश में पीस है ही नहीं, क्योंकि इमरजेंसी की पावर कब आती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में जब पीस नहीं होता, जबकि इमरजेंसी कब नहीं होती, जब पीस होता है। यानी कि इमरजेंसी आ गई मतलब पीस नहीं है, यानी उस देश में कंडीशन बहुत खराब है, उस देश में कंडीशन कैसी है, वर्स है, पीस की नहीं है, जिसके कारण वहां पे क्या लगानी पड़ रही है, इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी जेल में डाल सकता है बिना फैसला के, बिना कोई डिसीजन लिए, मतलब बिना कोई कोर्ट में ट्रायल किए, बिना किसी सबूत के किसी भी पर्सन को जेल में डाला जा सकता है, फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, जमानत भी नहीं होती। ये सब कब होता है, इमरजेंसी में। इमरजेंसी के वक्त हमारे पावर छीन लिए जा सकते हैं, मतलब हमें अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन कहीं इमरजेंसी लगी तो वहां पर नहीं जा सकते किसी पर्टिकुलर एरिया में, या हम पर रोक लगा दी जाए कि कोई नहीं निकल सकता। तो इस तरह को क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं इस कंडीशन को। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। किसी भी देश पर आपातकाल लगना यानी कि इमरजेंसी लगना बहुत ही बुरा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बुरी बात है इमरजेंसी लगना, इतिहास में बहुत ही वर्स्ट केस होता है। इंडिया में एक बार 1977 में लग चुका है इमरजेंसी, जो इंडिया पे काले धब्बे की तरह है, बहुत बुरी कंडीशन में था इंडिया उस वक्त। तो ये आप पे देख पा रहे हैं कि पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट की दो टाइप की होती हैं, एक ऑर्डिनरी पावर्स, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ऑर्डिनरी पावर्स मतलब वो पावर जो पीस के टाइम पे रहेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मतलब वो पावर जो पीस के टाइम पे नहीं रहेगी। कब रहेगी, नॉन पीस, ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन पीस, दैट मीन्स इमरजेंसी, आपातकाल के वक्त की कंडीशन होगी। और इमरजेंसी क्या होती है, वो कंडीशन जिसमें पर्सन के, ह्यूमन के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो अलग अलग टाइप की जो पावर्स हैं और कौन सी कब लगती है कब नहीं, ये हमने बातें जान ली है स्टूडेंट्स। और हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लिया इमरजेंसी का, इमरजेंसी क्या है। हमने देखा कि इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो ये बात होगी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की, इमरजेंसी की।
चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में कि कौन सी ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में या फिर ड्यूरिंग द पीस ऑफ टाइम, है ना, इस समय पर कौन सी कंडीशंस होती हैं, किसकी पावर्स की, प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, यानी नॉर्मल सिचुएशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में, पीस वाले टाइम पर किस प्रकार की पावर्स होती हैं, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। यही बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स की भी बात करेंगे हम, उसके लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे हम, साथ ही साथ उसके हम फाइनेंशियल पावर्स की भी बात करेंगे। एक एक करके इन सभी टाइप्स के पावर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करता है, दूसरे एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उन अपॉइंटमेंट यही करता है। सुनो, एक बात तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना हो उसके ऊपर फाइनल लेटर पर सिग्नेचर किसका होता है, प्रेसिडेंट का। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज को जॉब पे हायर करना है, तो क्या कंपनी का मालिक आता है उस पर्सन को हायर करने, बोलने कि हाँ मेरे काम पे आ जाओ, वो इंटरव्यू लेता है, नहीं लेता है। लेकिन जब फाइनल इंटरव्यू का लेटर इशू होता है, उससे किसी मैनेजर ने, एचआर ने क्या किया होगा, हेड रिक्रूटर ने क्या होगा, इंटरव्यू लिया होगा और मालिक के पास रिव्यू भेजा होगा कि ये पर्सन ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, इसके पास क्वालिफिकेशन है, ये अपने कंपनी के लिए काम कर सकता है। तो लेटर छप जाता है, उस लेटर के ऊपर फाइनल सिग्नेचर कौन कर देता है, कंपनी का मालिक, ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, सारा काम दूसरे लोग करते हैं लेकिन फाइनल सिग्नेचर जो है किसको देना होता है, प्रेसिडेंट को। जैसे हमने पढ़ा इसके पहले कि राज्यसभा में, लोकसभा में जितने भी टाइप्स के लॉ बनेंगे, जो भी नियम कानून बनेंगे, उस पर फाइनल एसेंट के लिए किसके भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास। सारा रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, बिल का प्रेजेंटेशन, इसमें प्रेसिडेंट का कोई लेना देना है ही नहीं। लास्ट में जब पूरा बिल बन जाता है तो फाइनल भेजते हैं, दोनों हाउसेस से निकलने के बाद फाइनल एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के अलावा कुछ काम करने को है भी नहीं, यानी वो बिना सिग्नेचर, बिना उस अपॉइंटमेंट एसेंट दिए बिना कुछ होता भी नहीं है, और उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास और कुछ काम होते भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो चलिए वही बात हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स क्या होता है जब इलेक्शन होती है स्टूडेंट्स। जैसे इलेक्शन होता है, आपको पता होगा कि इलेक्शन कैसे होता है, नहीं पता तो बता देते हैं। लोकसभा में टोटल कितनी सीट है, 545, ठीक है। तो इस 545 में से जिस भी पार्टी को 272 या फिर ज्यादा, 272 या फिर इससे ज्यादा सीट्स मिल गई, वो पर्सन क्या बनाती है, गवर्नमेंट, वही पार्टी क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट, सरकार बनाती है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ये जीते हुए 272 में से जितने भी लोग हैं, ये लोग अपने में से किसी एक आदमी को क्या बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, यही हमारा लीडर होगा, ठीक है। तो उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है, ये हमेशा प्रेसिडेंट करता है। जी हाँ, प्रेसिडेंट जो है एक जीती हुई पार्टी, विनिंग पार्टी, जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ पार्टी होगी, जिसने सबसे ज्यादा सीट लिए होंगे इलेक्शन में, उस मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स वाले पर्सन को क्या करती है, ये प्रेसिडेंट जो होता है उसको चुन लेता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। अपॉइंट करना मतलब अपना सिग्नेचर देना कि हाँ अपॉइंटमेंट करो इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोट के ऊपर किसका सिग्नेचर छपा होता है, जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर का, है ना, गवर्नर का छपा होता है। इसका ये मतलब तो नहीं गवर्नर नोट छाप रहे हैं, गवर्नर के तरफ से वो इशू हो रहा है, इशू करने का ऑर्डर, इशू करने के पावर सिर्फ गवर्नर के पास है, लेकिन वो काम सारे कोई और करता है, बस फाइनल सिग्नेचर उनका होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही बात हम यहाँ कह रहे हैं। तो सभी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। वेरियस टाइप के मिनिस्टर्स हो गए, वो सब कौन करेगा, जैसे हमने पहले ही बताया कि प्राइम मिनिस्टर अपने साथ वर्क करने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए कुछ हेल्पर मिनिस्टर्स को रखता है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर चुनेगा किसको, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, अपने साथ वर्क करने के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर है, अपने साथ वर्क करने के लिए इसको चुना, इस मिनिस्टर को चुना, इस मिनिस्टर को चुना, ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकता है, काम पर नहीं रख सकता। काम पर रखने के लिए बोलेगा किसको, प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट को बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दो, इन लोगों को काम पे रखो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करता है, चुनता नहीं है। सारे जो ये नेता लोग हैं, ये सारे मिनिस्टर्स, इनको अपॉइंट किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। और इस पे अपॉइंटमेंट लेटर किसने दिया, प्रेसिडेंट ने, लेकिन किसके कैबिनेट में दिया, प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला कि इन लोगों को काम करने के लिए चुनो, इनको अपॉइंट करो, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर्स को, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही क्या करता है प्रेसिडेंट उन दूसरे मिनिस्टर को क्या करता है, चुनता है। क्योंकि स्टूडेंट प्रेसिडेंट को हमने चुना है क्या डायरेक्ट? नहीं। तो हमारे मिनिस्टर को चुन सकता है क्या? नहीं। वो हमारे मिनिस्टर को चुन नहीं रहा है, हमारे मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा है, लेकिन किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को तो हमने खुद चुना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में खड़ा था और उसको हमने वोट दिया था चुनाव में। जी हाँ, तो ये बात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। दूसरे मिनिस्टर्स के हेड हो गए, दूसरे मिनिस्ट्री के हेड हो गए, जैसे कि मंत्रालयों के हेड हो गए, जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन होंगे, गवर्नर कौन होंगे, है ना, यूपीएससी के जो चेयरमैन है, वाइस गवर्नर कौन होंगे, इस पोस्ट जो होती हैं बड़ी बड़ी ऑल इंडिया सर्विसेज वाली जो एजेंसीज होती है उनके जो हेड होते हैं, उन सभी का अपॉइंटमेंट, चेयरमैन का, हेड का, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करता, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखिएगा, ये अपॉइंट तो करता है सारे मिनिस्टर्स को, लेकिन किसके एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये ध्यान में रखना आपको स्टूडेंट, ठीक। तो ये इस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर्स है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ये हो गई एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। कौन सी ऐसी पावर होती है प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेचर में आते हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को समन कर सके, मतलब पार्लियामेंट की बैठक बुला सके, यानी लोकसभा की भी राज्यसभा की, जब चाहे तब वो बुला सकते, उसके पास पावर है। कब? वो ज्वाइंट सेशन के लिए, यानी दोनों हाउस को कुछ नॉलेज देना है, दोनों हाउस को कोई नोटिस सुनाने एक साथ। वैसे तो आप जानते हैं कि राज्यसभा की मीटिंग अलग चलती है, लोकसभा की मीटिंग अलग चलती है, उनका सेशन अलग चलता है, उनका सेशन अलग, मतलब क्लास समझ लीजिए, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन ए अलग पढ़ रहा है, सेक्शन बी अलग पढ़ रहा है, अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा को क्लास के टर्म में, तो ठीक है। तो लेकिन कभी दोनों क्लास को कंबाइन बिठाना हो, एक साथ पढ़ाना हो, तो क्या होता है, ये मीटिंग कौन लेता है, उसको कौन बताता है? सब कुछ प्रेसिडेंट। जी हाँ, टू समन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को बुलाना, पार्लियामेंट को कब बुलाना? ज्वाइंट सेशन के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए, दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाना है। तो दूसरा, एडजर्न इट, दोनों सेशन को, दोनों हाउसेस को कुछ बताना है, कुछ एडजर्न करना मतलब संबोधित करना है, उन्हें अपनी बातें बतानी है, कोई ऑर्डर देना है या कोई इंफॉर्मेशन देनी है, बधाई देना, कुछ भी ऐसा, तो एडजर्न करने के लिए भी। तीसरा, डिसॉल्व इट, यानी पूरे पार्लियामेंट को खत्म करना है। प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा को पूरी तरह से डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन किससे कहने पर? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। याद रखिएगा, यानी सारे मिनिस्टर जो जीते हैं, अगर वो ठीक ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से जीते हैं और सेम तरीके से रूल नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, तो उन सब को हटाया जा सकता है मिनिस्टर की पोस्ट से। कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन किसके कहने पर? वही ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही बात ध्यान रखनी है। तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का समन बुला सकता है ना, एक साथ मीटिंग बुला लेता है पार्लियामेंट की, ज्वाइंट सेशन के लिए एक साथ मीटिंग लेने के लिए पार्लियामेंट को बुला सकता है। दूसरा, उसे कुछ ज्ञान देने के लिए, संबोधन देने के लिए, कोई नोटिफिकेशन, नोटिस देने के लिए। तीसरा, उस पूरे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए, कोई मिनिस्टर नहीं होगा, फिर से इलेक्शन होंगे, ऐसा करने के लिए भी प्रेसिडेंट उन्हें समन कर सकता है। दूसरी बात, टू एड्रेस पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब भी चुनाव होते हैं, जी हाँ, जब आम चुनाव होते हैं, यानी कि लोकसभा इलेक्शन होता है, तो जीतने के बाद जितने लोग जीत के पार्लियामेंट के मेंबर बने होंगे एमपी, उन सब को संबोधित करता है, यानी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीत कर आए हैं, अगले 5 साल आपको जनता के काम करने हैं, 5 साल तक ऐसा काम करना है, वैसा करना है, वगैरह वगैरह, देश को आगे बढ़ाना है, वगैरह वगैरह, सब बातें होती हैं। यानी हम कह सकते हैं सेरेमनी होती है ना, जब धन्यवाद दिया जाता है कि इन सब लोगों को कांग्रेचुलेशन करते हैं, तो इस तरह की सेरेमनी करता है कौन? ये करता है प्रेसिडेंट ही। और तो और जनरल इलेक्शन के बाद तो होते हैं, लेकिन साल में एक बार, हर साल कम से कम एक बार ये पार्लियामेंट को पूरी तरह से संबोधित करता है, पूरे पार्लियामेंट को क्या करता है? कंसोलेशन क्या करता है? ये सेरेमनी रखी जाती है, बधाई दी जाती है, उन्हें सांत्वना दी जाती है, इन मिनिस्टर को, जीते हुए मिनिस्टर को जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जी हाँ, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को ही नॉमिनेट करता है। मैंने बताया था 230 मेंबर्स होते हैं किसके? लोग टोटल 250 मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, लेकिन उसमें से 238 मेंबर्स को चुन देंगे कौन? एमपीज लोग, एमएलएज लोग। लेकिन जो बचे हुए 12 लोग हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो उन 12 लोगों को कौन चुनता है? जी हाँ, प्रेसिडेंट ही चुनता है ना। The 12 members are appointed. The 12 members of Rajya Sabha are appointed by the president from the various field, from their various fields in which they are exceptional. जी हाँ, अपने अपने फील्ड में अगर कोई एक्सेप्शनल है, यानी बहुत फेमस है, अपने फील्ड में बहुत अच्छा एक्सेप्शनल कार्य किया है, यानी बहुत ही ऐसा काम जो कोई ना कर पाया हो, ऐसा काम कर दिया, बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है, तो उन स्पेशल लोगों का अपॉइंटमेंट करता है। टोटल 12 लोगों का कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा में। और तो और इसका एक और लेजिस्लेटिव पावर है, टू गिव एसेंट टू द बिल्स। जी हाँ, टू गिव एसेंट टू द बिल्स,
एसेंट का मतलब क्या, मंजूरी। जी हाँ, वेरियस टाइप्स के जो बिल्स होते हैं ना उन पे मंजूरी देना। पहले बताया आपको, लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल पेश हो, थर्ड रीडिंग के बाद वो कहाँ जाती है, सीधा सीधा दूसरे हाउस में भेजते हैं, और दूसरे हाउस के बाद कहाँ जाती है, फाइनल रूप देने सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास, ताकि प्रेसिडेंट क्या करता है, एसेंट टू द प्रेसिडेंट, है ना, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की मजदूरी होती है, वो सभी बिलों के ऊपर मंजूरी देगा, तभी जाकर कोई बिल क्या बनेगा, लॉ एक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात करी हमने किसकी, प्रेसिडेंट के पावर्स की। हमने बात की प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स की, जिसमें हमने देखा कि वो सारे मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है। उसके अलावा दूसरे मिनिस्टर जैसे कि अपॉइंटमेंट रिलेटेड वर्क भी करता है, जैसे यूपीएससी के हेड, गवर्नर, चेयरमैन, इन सब को क्या करता है, वही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने बात की लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती है। हमने देखा कि पार्लियामेंट को समन करना, ये तो जॉइंट सेशन के लिए, एडजर्न करने के लिए या फिर डिसॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ जनरल इलेक्शन के बाद सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराना, और हर साल कम से कम एक बार, साल में एक बार दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस का सेरेमनी अरेंज करना, ताकि दोनों को भाषण एक साथ मिलकर दिया जा सके। और तो और क्या किया जाता है, राज्यसभा के 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, अलग अलग वेरियस एक्सेप्शनल वर्क करने वाले लोगों को। और साथ ही साथ हर बिल के ऊपर एसेंट देना, बिल्स को, वेरियस टाइप के बिल्स को एसेंट देना, मंजूरी देना, ये भी किसका काम है, प्रेसिडेंट का। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात कर दी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर की। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के फाइनेंस पावर की, फाइनेंशियल पावर्स की, कि कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर होती है प्रेसिडेंट की। तो स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर कौन सी होती है और जुडिशियल पावर कौन सी होती है। तो चलिए देखते हैं हम प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर को। तो सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट के पास फाइनेंस से रिलेटेड नेग्लिजिबल पावर होती है। जिस तरह से राज्यसभा के पास किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होती, बिल्कुल उसी प्रकार प्रेसिडेंट के पास भी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड पावर नहीं होती है। बस मनी बिल पेश होता है तो मनी बिल पास होने से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाती है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल देने से मना कर देगा, दे ही नहीं सकता, उसके पास पावर ही नहीं है कि वो मना कर दे, उसे अप्रूवल देना ही पड़ता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए प्रोटोकॉल है कि बस परमिशन लेते हैं, ऐसे ही बस समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट रखने के लिए, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए तो क्या किया जाता है, उसका अप्रूवल लिया जाता है ना, प्रायर अप्रूवल ऑन मनी बिल, ये लिया जाता है बस। वरना फाइनेंस रिलेटेड तो कोई भी पावर है ही नहीं प्रेसिडेंट के पास, नेग्लिजिबल पावर है प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड, पैसे की कोई पावर है ही नहीं उसके पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ये आप समझ लीजिए कि फाइनेंस रिलेटेड कोई पावर नहीं होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर कौन कौन सी होती है। तो देखिए प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर में सबसे पहली बात कि वो सभी जो हाई कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस को, चीफ जस्टिस को, मेन जजेस को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, हेड होते हैं, है ना, उन सभी को कौन अपॉइंट करता है, यही, यानी मुख्य न्यायाधीशों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो ये कौन सा पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मन से कर देता है, प्रीवियस उसके पहले जो जज था, जो रिटायर है, उससे पूछा जाता है, उसका सजेशन लिया जाता है कि किसे जज अपॉइंट करना चाहिए, तो वो एक दो नाम बताता है। फिर अगर इनको अच्छा लगता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, इन सबको लगता है कि हाँ वो पर्सन क्वालिफाइड है, उसे रखा जा सकता है चीफ जस्टिस की पोस्ट पे, तो उसे बना दिया जाता है। उसके लिए कोई अलग से एग्जाम वगैरह नहीं होती, बस इंटरव्यू कंडक्ट होता है। दूसरी बात, ही हैज आल्सो पावर ऑफ गिविंग पार्डन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे माफीनामा देने का अधिकार है। ठीक है, माफीनामा मतलब क्या, मतलब किसी पर्सन को अगर फांसी की सजा हुई है, उम्र की सजा हुई है, कोई क्राइम किया है, तो वो पर्सन, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी। सबसे पहले क्या होता है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा हुई तो आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट ने भी आपको सजा देखी, नहीं फांसी की सजा आपको मिलेगी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, एक और चांस होता है। पर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं, आपको फांसी की सजा रहेगी, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, आखिरी चांस है कि वो प्रेसिडेंट के पास माफीनामा एप्लीकेशन भेजे कि उसे माफ कर दिया जाए, उसने जो क्राइम किया उसके लिए उसे माफ कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो माफ कर सके। ठीक है, तो पार्डन का पावर है उसके पास, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी भी क्रिमिनल को माफ कर देगा, है ना, रिकॉग्नाइज करेगा, माफी के लायक है तो ही माफ करेगा, ऐसा नहीं अपने मन से। तीसरा, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड होता है जितने भी आर्म फोर्सेस है, यानी कि हमारा जो सैन्य सुरक्षा बल है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये जो तीनों हमारे सैन्य सुरक्षा बल हैं, ये तीनों जो सबसे रिस्पेक्टेड फोर्सेस है हमारे कंट्री की, इन सभी का सुप्रीम कमांडर कौन है, यही है। आपने देखा होगा कि सलामी इन्हीं को दी जाती है, यही लोग सलामी देते हैं राष्ट्रपति को जब परेड होती है, तो आपने देखा होगा। जी हाँ, आर्म फोर्सेस इन्हीं को क्या करती हैं, सलामी देती है। तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी।
और तो स्टूडेंट्स ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्रीज में। दूसरे कंट्रीज के जब डेलीगेट्स आते हैं, दूसरे कंट्रीज के जो राजदूत आते होंगे या दूसरे देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनको ट्रीट करना, उनको उनका स्वागत करना, उनसे मिलने जाना, उनके देखभाल करना कि जब तक रह रहे हैं सही सही, सब करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है ना। यही करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, जैसे किसी कई 10-15 देशों की बैठक हो रही है तो उस बैठक में भाग लेने कौन जाएगा? प्रेसिडेंट जाएंगे, क्योंकि हमारे कंट्री को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और तो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हमारे ट्रीटीज और एग्रीमेंट होते हैं, यानी जो भी हमारा समझौता होता है या जो भी हम उनके साथ बॉन्ड साइन करते हैं, जो भी एग्रीमेंट करते हैं, वो सब किसके नाम पर होते हैं? प्रेसिडेंट के। जी हाँ, किसके नाम पे होते हैं? ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी आप देख सकते हैं काम कुछ भी हो, नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। काम दूसरे के लोग करते हैं, बिल किसके नाम का फटता है? प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे जो वर्क होते हैं वो कौन करता है? दूसरे लोग, लेकिन यहाँ पर नाम किसका आ जाता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड भले ही है, उसे सेरेमोनियल हेड भी कहा जाता है। मींस वो कोई सेरेमनी होती है तो हेड बनता है, उसकी अध्यक्षता करता है, रिस्पेक्ट मिलती है उसे, उसके बाद सिग्नेचर करने की, साइन अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन दूसरे के कहने पर। यानी कि हमारा प्रेसिडेंट है, हेड है, लेकिन उससे सिर्फ नॉमिनल पावर ही मिलती है, फॉर्मेलिटी के तौर पर रिस्पेक्ट मिलती है, बाकी और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई किसकी? फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। हमने बात किया प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात की। हम देखा कि प्रेसिडेंट को किन कंडीशंस में कैसी पावर मिलती है। हमने ऑर्डिनरी कंडीशन देखा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन देखा, मतलब पावर्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस, पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर हमने बात की उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स की और लेजिस्लेटिव पावर्स की। उसके बाद फिर हमने देखा अभी फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर। स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को कुछ इमरजेंसी पावर भी मिलती है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें इमरजेंसी लग जाती है तो प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्सेप्शनल पावर आ जाती है, तो बहुत ज्यादा होती हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक होती हैं। तो क्या होती हैं वो इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? हम बात करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।